नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण कुमार नरूला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं पहली वीडियो, और ये वीडियो बनाई गई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए। लेकिन सिलेबस रिजेम्बलेंस की वजह से, सिलेबस सेम होने की वजह से ये वीडियो आप पंजाब पुलिस, एसएससी या फिर किसी भी 12th बेस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है, इसमें रहेंगे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बेसिकली एमसीक्यू नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो अगर तो आपके हाथ में कॉपी पेन है तो ठीक है, अगर कॉपी पेन नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक कॉपी पेन लें, वीडियो को पॉज करें, एक कॉपी पेन लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज नोट्स बनाने से ही असली फ़ायदा होगा। तो चलिए, अगर आपने कॉपी पेन ले लिया है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है वो किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, और ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूके का मतलब यहाँ से उत्तराखंड से है, ठीक है, और तमिलनाडु। अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर रहेगा सी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। और उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप नोट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये चमोली जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो स्थित है। अब उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स है, ये भी याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि उत्तराखंड की कैपिटल यानी कि राजधानी का नाम बताइए। तो इसकी 2 राजधानी है, एक है देहरादून और दूसरा है गैरसैंण, ठीक है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, वैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो आंध्र प्रदेश को मेनली जाना जाता है, तंबाकू जो होता है उसका ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि तंबाकू को सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। इसकी कैपिटल जो है वो है अमरावती, ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा तमिलनाडु है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कई बार पूछ ली जाती है जो कि तमिल है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। तो ये चीज़ें भी आप जरा साथ में नोट कर लीजिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने पूछा है हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम, मतलब कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मनसबदारी प्रथा क्या चीज़ है। देखिए, मनसब जो है वो एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है रैंक। जैसे यहाँ पे रैंक होते हैं पंजाब में, आप देखो है ना, पहले कांस्टेबल होते हैं, फिर हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर एएसआई होते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर, जैसे रैंक देते हैं। तो मनसब का मतलब है रैंक, ये एक अरबिक वर्ड है। तो मनसबदारी का मतलब होता है कि रैंकिंग देना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और उनको ड्यूटीज़ अलॉट करना। तो ये चीज़ किसने शुरू की थी, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने 1571 मतलब 1571 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अब पेपर में ये भी पूछ सकते हैं दीन-ए इलाही नाम का जो धर्म है वो किसने शुरू किया था। तो सेम आंसर है अकबर। दीन-ए इलाही एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी धर्मों को इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, सबको इन्वॉल्व करके अकबर ने 1582 मतलब 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमें, हाँ, औरंगजेब इंपॉर्टेंट दिख रहा है। औरंगजेब के बारे में बता दूं, ये किसका पुत्र था, इसके माता पिता कौन थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके पिता का नाम था शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, और इनकी माता का नाम था मुमताज़ महल, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया था, ठीक है जी। और ये 6 मुगल एम्पायर थे, मतलब 6वें मुगल एम्पायर के जो राजा थे वो ये थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकाल तख्त जो सिखों का एक बहुत ही फेमस तख्त है, ये किसने बिल्ड किया था, ये किसने बनाया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी या फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी। तो मैं इसका सही आंसर पहले आपको बता दूं, सही आंसर रहेगा चौथा वाला डी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी। इन्होंने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। एक और चीज़, ये सिखों के कितने कौन से वाले गुरु थे, सिखों के 10 गुरु हुए हैं टोटल। तो जो 6वें वाले गुरु थे वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी थे। इसके अलावा कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फेमस है मीरी पीरी, इसकी स्थापना किस गुरु ने की थी। 2 तलवारें थी मीरी पीरी, इसकी स्थापना किस गुरु ने की थी। तो सेम आंसर रहेगा गुरु हरगोबिंद जी। उन्होंने 1606 मतलब 1606 में मीरी पीरी की स्थापना की थी।
इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। लंगर प्रथा किसने स्टार्ट की थी ये पूछा जा सकता है। उसका आंसर रहेगा पहले गुरु, गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के फाउंडर भी रहे हैं। जो सिख धर्म स्टार्ट किया था वो पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये पूछा जा सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर ये सी वाला रहेगा, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 मतलब 1699 में खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो की थी बैसाखी वाले दिन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो है महात्मा गांधी, आत्माराम पंडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी। तो ये 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन रहेगा, आई होप आपने गैस कर लिया होगा, वो बी रहेगा, आत्माराम पंडुरंग। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इस समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किस साल में हुई थी, तो ये हुई थी 1867 यानी कि 1867। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर में पूछा जा सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे। अभी हमें प्रार्थना समाज का तो पता चल गया कि वो आत्माराम पंडुरंग थे, लेकिन आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो आर्य समाज के फाउंडर जो है वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाले जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये आर्य समाज के फाउंडर हैं। इसके अलावा ऑप्शन में महात्मा गांधी भी है, उनके बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, और वो उन्होंने शुरू किया था 1942 यानी कि 1942 में। ठीक है, ये चीज़ें आप साथ साथ नोट करते रहे कॉपी पेन में ताकि आपको समझ आता रहे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने पूछा है कि कौन सा गवर्नर था जिसने भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा आरंभ की थी। विच गवर्नर स्टार्टेड सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो मैं ये आपको बता दूं कि पहले तो सिविल सर्विसेज क्या होती है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। यूपीएससी का नाम आप सबने सुना होगा, यूपीएससी एक टेस्ट है जो सिविल सर्विसेज के लिए लिया जाता है। जितने भी आईएएस वगैरह है या डीसी वगैरह वो सब इसी के बेस पे सिलेक्ट होते हैं। तो कौन सा गवर्नर था जिसने ये शुरू किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के। एक टाइम पे ये गवर्नर जनरल भी थे बंगाल के। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इन्होंने ये जो है सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अब नागरिकता के प्रावधान क्या होते हैं या प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप क्या होती है, कुछ नहीं, ये बेसिकली कुछ रूल्स है जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि ये पर्सन इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है या नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स जिसके दोनों पेरेंट्स इंडियन है वो तो ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाता है, भारतीय हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इस चीज़ से डील करता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है बी, पार्ट 2। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर पार्ट 2 आता है जो इस चीज़ से डील करता है। पार्ट 1 जो है वो तो स्टेट और यूनियन ट्रस्टी के साथ ही डील करता है, तो पार्ट 2 इसका ठीक आंसर रहेगा। पार्ट 2 जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो है हु सेड अबाउट राम राज्य थ्रू विलेज राज्य, यानी कि ग्राम राज्य द्वारा राम राज्य की बात किसने कही थी। इसका थोड़ा सा मतलब पहले आपको बता दूं। तो ये 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। किसने बोला था कि अगर विलेज जो है, गांव जो है, पिंड जो है, जिसको हम पंजाबी में पिंड भी बोलते हैं, अगर विलेज में अच्छा सा राम राज्य हो जाए, अगर विलेज अच्छी हो जाए तो फिर एक हिसाब से राम राज्य आ जाएगा। अब इसका आंसर जो पहले है, पहले मैं बता दूं, महात्मा गांधी रहेगा। ये भी बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी रामायण से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, रामायण उनको बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो हिंदू रिलीजन के थे। तो महात्मा गांधी ने ही बोला था कि राम राज्य ग्राम राज्य। अब महात्मा गांधी के बारे में कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ, तो मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को इनका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 30 जनवरी, ठीक है, 1948। इंडिया के आज़ाद होने के कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि किस शहर में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था पोरबंदर में और जो डेथ हुई थी वो थी दिल्ली में।
एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। ये काफ़ी फेमस है, आपको पता होना चाहिए, वैसे फिर भी बता देता हूँ। नाथूराम गोडसे एक पर्सन थे जिन्होंने महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बीन अडॉप्टेड, यानी कि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है, जो संसद हम देखते हैं हमारे संसद में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब हमने कहाँ से कॉपी किया है हमारे एक्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कंट्री से हमने कॉपी किया है, किस कंट्री से इंस्पायर होकर हमने ये संसद वाला सिस्टम बनाया है। तो इसका तो सीधा सा आंसर है ब्रिटिश। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे रूलर थे, ठीक है। जब ये संविधान लिखा गया था या लिखने की कोशिश शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ से हमने ये सब लिया था, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है, ठीक है, वो किस रिवर के ऊपर फॉर्म होता है। तो ये तो सीधा सा आंसर है, इसका आंसर रहेगा मेरे ख्याल से सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी से शिव समुद्रम जो है जल प्रपात, जिसको हम वाटरफॉल भी बोलते हैं, ये फॉर्म होता है। अब नदियों के बारे में दो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है वो है इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका नाम है इंदुस, INDUS, इंदुस। जो इंदुस रिवर है जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर, ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं वो कि इंडिया का तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उसकी वर्ल्ड की सबसे नदी कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी नाइल, NILE। नाइल नदी जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। इसकी लेंथ 6650 यानी 6650 किलोमीटर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा टाइटल जो है महात्मा गांधी जी ने रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था, जब ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने किस उपाधि को लौटाया था। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता, तो ये गलत आंसर है। फादर ऑफ नेशन सही आंसर नहीं रहेगा। आज भी उनके पास ये उपाधि है, फादर ऑफ नेशन की उपाधि आज भी उनके पास है। तो सही आंसर जो रहेगा वो आपका केसरे हिंद रहेगा। यानी जो केसरे हिंद उनके पास उपाधि थी, वो उन्होंने गवर्नमेंट को उस टाइम पे 1999 में 1919 में लौटा दी थी। ये जो है राष्ट्रपिता, ये आज भी इनके पास है। रही बात सी की, गुरुदेव की, तो गुरुदेव तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, वो तो ठीक आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि विच किंग अज्यूम टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, यानी किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका तो सीधा सा आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य 2। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य 2 थे, उन्होंने किंग ऑफ विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, पहले देखते हैं इसको ये क्या है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड लोकेटेड। अब इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है उसके 3 मेन पार्ट है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। एयरफोर्स भी है नो डाउट, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है। तो कहाँ है हेडक्वार्टर इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ आपको, वो ये सी रहेगा, न्यू दिल्ली। अच्छा, अगर आपको आर्मी का पूछ ले तब भी न्यू दिल्ली आएगा, अगर आपको नेवी का पूछ ले तब भी न्यू दिल्ली आएगा। यानी कि चाहे हम बात कर ले नेवी की, चाहे आर्मी की, चाहे कोस्ट गार्ड की, तीनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। बाघा का मतलब यहाँ से बाघा बॉर्डर, जिसको हम वाघा बॉर्डर भी बोल देते हैं, उससे है। तो बाघा इज सिचुएटेड ऑन द लैंड बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज, यानी कि वाघा बॉर्डर जो है किन 2 कंट्रीज के बीच में है। तो ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, वाघा बॉर्डर अमृतसर में है, अटारी में है, ये तो आपको पता ही है। और किन 2 कंट्रीज के बीच में है ये तो सबको पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनता है, LOC का फुल फॉर्म क्या है, LOC। तो इसका मैं आंसर अभी बता देता हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने 1-2 पेपर्स में देखा था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल इसका आंसर रहेगा। आगे हमने क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज गिवन द नेम
प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो नाम है ये किसको दिया गया था? तो इसका आंसर है हेनसांग, ये बी है। अब ये प्रिंस ऑफ हेनसांग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, चाइना से आया था। क्योंकि कई, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो हेनसांग था वो कहाँ का निवासी है, तो चाइना का निवासी था वो, ठीक है। और आया क्यों था ये पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लीजिए। आया क्यों था? वो जितनी भी बुद्धिस्ट राइटिंग थी, जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी राइटिंग्स थी, उनको प्रिजर्व करना चाहता था, सिक्योर करना चाहता था, संभालना चाहता था। इसके अलावा जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे भी वो जाना चाहता था, विजिट करना चाहता था। वो बुद्ध धर्म का फॉलोअर था, चाइनीज़ बंदा था हेमसांग। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बी। अब नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, यानी कि जो पहली बौद्ध संगीत का आयोजित कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा राजगृह। राजगृह जो बिहार में एक जगह है, बुद्धा की डेथ के बाद जो पहला काउंसिल रखा गया था वो यहीं पे रखा गया था। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका असली नाम क्या था? ये भी मैंने देखा हुआ है। तो उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। ये आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। तो ये उनका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो है कि कौन से साल में बैटल ऑफ कनौज, यानी कि कनौज की जो फाइट थी वो हुई थी, कौन से साल में? यहाँ पे उन्होंने सिर्फ साल ही पूछा है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ, वो बी रहेगा, ठीक है, 1540 यानी कि 1540। लेकिन डेट भी मैं आपको बता ही देता हूँ, वो रहेगी 17 मई, यानी कि 17 मई 1540 को ये जंग हुई थी कनौज की। अब कनौज कहाँ पे? ये तो सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है। किन किन के बीच में ये जंग हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनौज की जो बैटल है वो किन के बीच में हुई थी? तो वो भी बता देता हूँ कि शेरशाह सूरी और हुमायूं, इन दोनों के बीच में कनौज की बैटल हुई थी, जिसको हम बिलग्राम की बैटल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलग्राम की लड़ाई भी बोलते हैं। इसमें विनर रहे थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था, ठीक है जी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर दे देता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, सबको पता है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। तो मैं तीनों ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1526 यानी 1526। दूसरी हुई थी पानीपत की 1556 यानी 1556। और तीसरी जो बैटल हुई थी वो हुई थी 1761। ये तीनों आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 1556, और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1761 यानी 1761, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ये जो ग्रेट सिल्क रोड ऑफ इंडिया है ये किसने शुरू किया था? यानी कि भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रोड की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पे जो आंसर सीधा सीधा रहेगा वो रहेगा डी, कनिष्क के राजा थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि किंग जो साइमन कमीशन था वो कब अपॉइंट किया गया था? साइमन कमीशन क्या है पहले ये समझना पड़ेगा आपको, फिर कब हुआ, फिर इंडियंस ने विरोध क्यों किया, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ये अपॉइंट कब किया गया था? 1927 नवंबर में इसको अपॉइंट किया गया था। अब अपॉइंट क्यों किया गया था? बेसिकली 7 एमपीज़ उन्होंने अपॉइंट किए थे जो पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करेंगे इंडिया का, यानी कि इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो कैसा होगा। अब इंडियंस ने बुरी तरह बॉयकॉट किया था इसका। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे उस टाइम पे। क्यों लगे थे? वो इसलिए क्योंकि जितने भी इसके मेंबर्स थे सारे के सारे अंग्रेज थे, एक भी इंडियन को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से ये हुआ था। अगला क्वेश्चन लास्ट पेपर में आया था, बाय होम वाज द बुक प्लेइंग इट माई वे रिटन, यानी कि जो पुस्तक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सीधा सा आंसर है इसका सचिन तेंदुलकर। सुनील गावस्कर तो नहीं हो सकता क्योंकि सुनील गावस्कर की जो लिखी गई है क्या बोलते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है सनी डेज। ये सुनील गावस्कर जो हमारे पुराने क्रिकेटर हैं उनकी बायोग्राफी का नाम है सनी डेज। और युवराज सिंह की थी टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये 2013 में रिलीज हुई थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये तीनों आप नोट कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट इन माई वे, सुनील गावस्कर की सनी डेज, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो 2013 में आई थी।
एक क्वेश्चन और बनता है, सचिन तेंदुलकर का दूसरा नाम क्या है क्रिकेट में, उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोलते हैं। बस ये 5 चीज़ें आप याद रख लीजिए, फिलहाल इतने ही बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी बॉर्डर लाइन है जो लोकेट की गई है बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड, मतलब रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स चौथे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कोई नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट, जो पहला, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो पहला आंसर रहेगा ए, ठीक है। मैननेरहाइम लाइन जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। अगर यही उन्होंने पूछ लिया कि पोलैंड और जर्मनी इन दोनों के बीच में कौन सी है, तो फिर वो ये रहेगी, ठीक है। ओडरनीस लाइन रहेगी पोलैंड और जर्मनी। और अगर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का पूछ लिया तो फिर ये रहेगी रेड क्लिफ लाइन जो है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर रेखा है। तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह किस कंट्री का लॉयन है, यानी कि शेर है? इसका सही आंसर वैसे तो नॉर्वे है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्वे इसका सही आंसर है। लेकिन 2 और कंट्रीज़ है जिनका शेर है। एक है श्रीलंका, श्रीलंका का भी शेर है, और दूसरी है नीदरलैंड, नीदरलैंड का भी शेर है। पाकिस्तान की बात करें तो उनका है चांद और तारा, एक चांद और एक तारा। ये इतना पूछा नहीं जाता, वैसे शेर का मेनली पूछा जाता है। ऑप्शन आप ध्यान रख लीजिए, 3 है यहाँ पे सही आंसर, नॉर्वे, श्रीलंका और नीदरलैंड, तीनों का लॉयन है। तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके मुताबिक आपको चलना है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सिर्फ मेरी टिक पे मत जाइए कि कौन सी जगह पे टिक लगाई और उसको नोट कर लिया और दैट्स ऑल। मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आगे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये बहुत हिस्टोरिकल है, लेकिन पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है, इसका नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो जगह है वहाँ पे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज लोकेटेड है। एक और बात बताता हूँ, जनरल बिपिन रावत का नाम तो आपने सबने सुना होगा, हमारे आर्मी के चीफ थे वो, ठीक है। उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश जब हुआ था ना, तब वो इसी कॉलेज में जा रहे थे कुछ फंक्शन, कुछ प्रोग्राम वगैरह अटेंड करने के लिए। वहाँ पे उनका क्रैश हो गया था। ये कॉलेज तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट टेक्नोलॉजी यानी केंद्रीय जूट प्रायोगिक अनुसंधान ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं वैसे। वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है ऑप्शन, तमिलनाडु है, यूके है। और यूके यहाँ पे लिखा जाए उसका मतलब होता है उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप यूके को यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। इसका सही आंसर ए रहेगा, वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, गोवा, एमपी यानी मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो सही आंसर तो डेफिनेटली इसका झारखंड रहेगा। यही मोस्टली पूछते हैं, यूपी का मोस्टली कथक ही होता है, यूपी में मोस्टली कथक चलता है। और कौन से, असम में मोस्टली बिहू चलता है, पंजाब में भंगड़ा भी हो सकता है, गिद्दा भी हो सकता है। कई स्टेट्स के एक से ज़्यादा भी फोक डांस हो सकते हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बता दिए। आगे हम चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस साल भारत रत्न अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी? भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किया गया? अब ये क्वेश्चन को वो 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला वो पूछेंगे कि भारत का सर्वोच्च जो प्राइज है, जो अवार्ड है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत रत्न ऑब्वियसली। दूसरा वो पूछ सकते हैं, जैसे पूछा गया कि किस साल, कौन से ईयर में भारत रत्न अवार्ड जो है वो घोषित किए गए या देने शुरू हुए? तो 1954 मतलब 1954 पहला साल था जब भारत रत्न दिया गया। अब भारत रत्न दिया किसको जाता है? देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो क्रिकेट हो सकता है, वो डांस हो सकता है, कोई क्लासिकल डांस हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो लिटरेचर हो सकता है। किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट आपको आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है वो प्रदान करती है, जिसका नाम है भारत रत्न। अब पहली बार किसको भारत रत्न मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 नाम है जिनको पहली बार ये भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
ठीक है, जो इंडिया के राष्ट्रपति भी रहे हैं, इनकी याद में एक डे भी मनाया जाता है, 5 सितंबर को इनका बर्थडे होता है। तो क्योंकि ये टीचर भी थे तो इन्होंने बोला कि, मतलब टीचर नहीं थे प्रॉपर, बेसिकली तो प्रेसिडेंट ही थे, बट क्योंकि ये टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे तो इन्होंने बोला कि मेरे बर्थडे पे जो है टीचर्स डे मनाया जाए। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो पहले पर्सन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाय द वे रमन इफेक्ट के लिए। और तीसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालचार्य। तो ये 3 लोग आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचार्य। ये तीनों को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और 1954 में ये अवार्ड शुरू किए गए थे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम हर दूसरे तीसरे दिन डालते रहेंगे, ताकि चाहे आप जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन या फिर कोई भी +2 बेस्ड आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की नॉलेज यहाँ पे देते रहेंगे। जल्दी हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की भी शुरू करेंगे, उसमें अभी टाइम है, लेकिन ज़्यादा हम इसी पे फोकस करेंगे। ये पहली वीडियो थी, अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख के बता दीजिए। अगर आपको कोई गलती लगी, वैसे इसका कोई चांस नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन गूगल वेरीफाइड है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ गलती लगी आपको तो आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल को आप शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली उन गरीब बच्चों के साथ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो ऑनलाइन अपनी तैयारी करना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।